प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल, वैदिक जो सभ्यता है उसके राजनीतिक जीवन की। देखिए, आपके लिए ये जो टॉपिक है वो भले ही 20 नंबर के क्वेश्चन की दृष्टि से, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन भले ही आपके जो आगे आने वाले संपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका आधार स्तंभ है समझने के लिए, क्योंकि ये शुरुआती पहला वो टॉपिक है, पॉइंट है जब हम इतिहास में राजनीति को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, राजतंत्र को और राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति किस तरह, राजनीति का उदय हुआ, उसका विकास हुआ, उसका उत्थान हुआ और वो किस स्तर पर पहुंची। जहां हम बात करते हैं साम्राज्यों की, विशाल चक्रवर्ती राजाओं की कल्पनाओं की, जिन्होंने एक बड़े भूभाग पर एक संपूर्ण देश के क्षेत्र पर शासन किया हो, उस नज़रिए से तो इस समझने की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। पूरे ये मान के चलिए प्राचीन भारतीय नहीं बल्कि मध्य आधुनिक या संपूर्ण आज तक की आप जो इतिहास पढ़ते हैं उनमें राजनीति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो यहीं से प्रारंभ होता है, यानी वैदिक कालीन जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीति, राज करने की नीति। अब राजनीति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आप आज देखते हैं लोकतंत्र है, लेकिन आप सोचते हैं कि सीधा ही कोई लोकतंत्र थोड़ी आ गया जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें हजारों सालों का वक्त और समय लगा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो आप इसको बेहद गंभीरता से समझने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि राजनीति, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र ये क्या चीज़ हैं और इनका उदय और विकास किस तरह हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र, जिसको हम प्रजातंत्र, जनतंत्र कहते हैं, ये बहुत बाद की आधुनिक काल की व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो उससे पहले सबसे पहले जो व्यवस्थाएं थी वो थी राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं, जिसमें शासन व्यवस्था या सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती थी, उसको कहते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था। वो व्यवस्था जिसमें कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में, तो प्रमुख प्रभावशाली धनी संपन्न कुलीन लोग थे, उनके हाथ में राज्य की शासन व्यवस्था उनके हाथ में होती थी, वो कहलाता है कुलीन तंत्र। और आप जो देखते ही हैं लोकतंत्र, राज गणतंत्र, जनतंत्र, ये आधुनिक काल की व्यवस्था है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, शासक जनता द्वारा चुना जाता है। तो हम जब राजतंत्र की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो राजा और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे आप राजनीति विज्ञान में संदर्भ में देखते हैं या पढ़ेंगे, सुना होगा कि वहाँ 3 सिद्धांत, 3 विद्वानों की व्याख्याएं हैं, सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, जैसे जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, बहुत से सिद्धांत मिलते हैं, उनमें से एक सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जिसके तहत प्राचीन काल में, आदिकाल में एक ऐसी जंगली और बर्बर अवस्था थी जिसमें किसी का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, यानी बर्बर और जंगली अवस्था जहाँ नियम, कायदे, कानून कुछ भी नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत प्रचलित होती थी, यानी ताकतवर की सत्ता, वो कमजोर की, किसी भी कमजोर की धन संपत्ति, पत्नी, बच्चों, पशु संपदा किसी को भी हथिया सकता था। तो ऐसी स्थिति में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था, तो लोगों ने इस भयावह स्थिति से छुटकारा, बर्बर स्थिति से छुटकारा पाने के लिए एक आपस में ही समझौता किया, जिसी को कहा गया सामाजिक समझौता, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उन्होंने अपने में से जो सक्षम आदमी था, व्यक्ति था, उनको संपूर्ण अधिकार सौंप दिए और उस व्यक्ति को, उस जो नेतृत्व करता था, जो शक्तिशाली था, उन लोगों को लगता था कि हमारी रक्षा करने में सक्षम है, बाह्य आक्रमणों से, अन्य कबीलों से जीवन संपत्ति की सुरक्षा करने में संपन्न है, सक्षम है। उनको अपने अधिकार सौंप दिए और कहा कि आप हमारे राजा हो और हम आपको समय समय पर कर देते रहेंगे। तो इस प्रकार एक सामाजिक समझौते के तहत राजतंत्र यानी राजा का उदय हुआ और राजा के लिए जिस राज्य की उत्पत्ति हुई। ये तो राजनीति विज्ञान की बात।
हम बात करते हैं इतिहास के संदर्भ में कि इतिहास के संदर्भ में राज्य और राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास में जो ब्राह्मण साहित्य हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के संदर्भ में, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, उसमें एक कथा प्रचलित है। उसमें एक कथा आती है जिसका सारांश इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ। देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें देवता राक्षसों से पराजित हो गए। जबकि आप जानते हैं कि देवता सत्य के, न्याय के प्रतीक हैं, सभी लोगों का भला चाहने वाले हैं, अंधकार को मिटाने वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं, लोगों के कल्याण की भावना रखने वाले हैं। तो देवताओं और बुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे, राक्षस, सबका बुरा, अहित, पाप, दुराचार, सब कुछ जो सारी बुराइयां थी वो राक्षसों में थी। फिर भी राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तो देवताओं ने चिंतन किया कि हम सबका भला चाहते हैं, हम में सब कुछ गुण ही गुण हैं, यानी अच्छाइयाँ हैं, फिर भी हम उन बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से पराजित हो गए। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने जो समीक्षा की, जो चिंतन किया, निकाल के जो निष्कर्ष निकाला कि उनकी हार का कारण जो निकल के आया वो था नेतृत्व का अभाव। उन्होंने ये माना, निष्कर्ष निकाला कि हम सभी अपने अपने हिसाब से राक्षसों से लड़े। अगर हमारा कोई एक नेता होता, सेनापति होता, नेतृत्व करता होता, जिसके नेतृत्व में हम योजना बनाते, उनके निर्देश में हम राक्षसों से युद्ध करते, तो शायद हमें पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए देवताओं का निष्कर्ष यह था कि नेता अर्थात राजा का अभाव। तो उन्होंने, देवताओं ने अपने में से ही इंद्र को अपना राजा चुना, इसलिए इंद्र ही देवताओं का राजा माने जाते हैं। और इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने राक्षसों को पुनः चुनौती दी और पुनः देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में देवताओं ने राक्षसों को पराजित कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है इस कथा से कि युद्ध के क्षेत्र में सेना अथवा जाति का नेतृत्व करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा का उदय यानी राजा का जन्म हुआ, यानी नेतृत्व की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। फिर आप जानते हैं राजा के लिए राज्य अनिवार्य है। तो ये तो बात हुई राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत की, जो राजनीति इतिहास के संदर्भ में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के संदर्भ में। तो वैदिक सभ्यता में आप देखते हैं तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप 1500 ईसा पूर्व में जब वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई, ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल से आगे आप जब पढ़ेंगे महाजनपद काल, तो प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम भाग है या उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय है वो भारतीय इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। तो हम जैसे बात करते हैं राज्य की, राज्य कैसा था, तो आप जैसे देखते हैं मध्यकाल में कि कोई राज्य साम्राज्य, मगध का साम्राज्य या मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल, मराठा साम्राज्य, इस तरह कोई साम्राज्य एक साथ स्थापित नहीं हुए। ये जो कल्पना ही एक साथ अस्तित्व में नहीं आई है, ये एक क्रम है, एक विकास क्रम जैसे होता है नीचे से ऊपर की तरफ, वैसे ही राज्य का विकास हुआ है। जैसे हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तो राज्य बिल्कुल छोटे थे और राज्य की जो मूल इकाई थी, राज्य को किस नाम से जाना जाता था? जन। फिर यही चीज आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अब जन बिल्कुल छोटा था। आजकल के तहसीलों के समान मान लीजिए, 2-3 तहसील के समान मान लीजिए, बिल्कुल छोटे होते थे जन। और जन का जो नेता था, राजा था, जिसको गोप या रक्षक कहा जाता था। जन के नेता को गोप या रक्षक, अर्थात गोप्ता जनस्य, अर्थात सीधी सी भाषा में बात करें तो वो राजा ही था। लेकिन जन छोटा था तो राजा भी छोटा ही हुआ। छोटे से मतलब है कि उसकी शक्तियां भी सीमित थी। छोटे से भूभाग का जो भी अव्यवस्थित था, अनवस्थित था, स्थायित्व लिए हुए नहीं था, तो वो जन
और जन का राजा रक्षक, गोप्ता जनस्य राजा। फिर आप उत्तरवैदिक काल में हम आते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वहाँ हम देखते हैं कि जन जो थे, जो ऋग्वेदिक काल में जन थे, राजे छोटे छोटे थे, वो जन क्या बन गए? जनपद। एक जनपद, दोनों जन मिलकर एक जन बन गए। जैसे पांचाल और कुरु भरत, पांचाल और भरत बनकर कुरु जनपद बन गए। इसी प्रकार कई जन मिलकर आपस में एक बड़े जनपद के रूप में स्थापित हुए। यानी जैसे आज अपन बात करें 2-3 तहसीलों को मिलाकर जैसे एक उपखंड जैसा बन गया, मतलब जन क्या बन गए? जनपद। थोड़े बड़े हो गए और वो इस दायित्व लिए हुए थे, यानी उनका भौगोलिक आधार लगभग निश्चित था। तो ऋग्वेदिक काल में जन, उत्तरवैदिक काल में जनपद। और ऋग्वेदिक काल में राजा की शक्तियां सीमित थी। जैसे वो उसके चुनाव के लिए जनता की सहमति आवश्यक थी, अनिवार्य थी। यानी अब ये औपचारिक थी या अनिवार्य थी ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जनता प्रजा की स्वीकृति अनिवार्य थी। राजा का पद आनुवंशिक होता था, राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका राजा बनता था। लेकिन उत्तरवैदिक काल की बात करते हैं, जनपद बन गए, बड़े हो गए थोड़े, तो स्थायित्व मिला। तो जब राज्य बड़ा हुआ तो राजा की शक्तियों में भी विस्तार हुआ, इजाफा हुआ, उनकी शक्तियां भी बढ़ी। अब राजा को पद से हटाना इतना आसान नहीं रहा और वो एक दृढ़ता से जम गया। और राजा की मृत्यु के बाद ये पद पूर्ण तरह से वंशानुगत बन गया। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था। जनपद उत्तरवैदिक काल। फिर जनपद के बाद आप देखते हैं महाजनपद। ये व्यवस्था आप देखते हैं वैदिक सभ्यता के पतन के पश्चात है, जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय को पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले, तो भारत में महाजनपद दिखाई देते हैं। और उनकी संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितनी थी? 16। जो 16 महाजन थे। अब सैकड़ों जो जनपद थे, जन थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और कितने महाजनपद रहे? 16। तो इस प्रकार राज्य का विकास हुआ है, राजा का विकास हुआ, राज्य का विकास, जनपद और महाजनपद। फिर आप देखते हैं महाजनपद, ये 6ठी सदी ईसा पूर्व की स्थिति है। फिर आप देखते हैं कि उन 16 महाजनपदों में से ही एक महाजनपद था मगध महाजनपद, जो बिहार में स्थित था। और उस मगध जो महाजनपद था उसने समस्त जो बाकी के 15 और महाजनपद थे उन सभी का अस्तित्व अपने साम्राज्यवादी नीति, अपने योग्य शासकों के नेतृत्व में, कुशल नीतियों, कुशल नेतृत्व क्षमता और हथियारों के बल पर और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बल पर मगध जो साम्राज्य था, मगध जो महाजनपद था, उसने संपूर्ण अन्य और जनपदों को नष्ट कर दिया, अपने में विलीन कर लिया, सबको जीत कर एक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत और यूं कहें कि दक्षिण भारत तक भी एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। और वो भारतीय इतिहास का एक पहला जो साम्राज्य माना जाता है, जो मगध के शासकों के नेतृत्व में, बिंबिसार के नेतृत्व में, उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल मगध साम्राज्य की कल्पना या दिखाई देता है। हकीकत आप देखते हैं जिसने लगभग 1000 सदियों तक का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास एक तरह से मगध का ही इतिहास है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि जो इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पार्ट है अध्ययन का, राजनीति। तो राजनीति राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक एक अलग पार्ट है। लेकिन जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें राज्य, राजा, सेनाएं, उनके विभिन्न शासन पद्धतियाँ, विकास मंत्री,
विभाग, ये अलग से हम चर्चा करेंगे। यथास्थान इसका और करेंगे। मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया है कि राज्य और राजा का उदय और विकास किस तरह हुआ है, किस तरह राज्य नामक संस्था ने एक छोटे से आपके कुटुंब से निकलकर ग्राम से निकलकर विश्व से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, एक विशाल रूप धारण किया है, एक साम्राज्य का रूप धारण किया है। राजा, महाराजा, राजाधिराज, अधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट, विराट, जो विशाल उपाधियां राजाओं ने प्राप्त की है, वो एक सिस्टम, एक व्यवस्था है जिसका विकास किस तरह हुआ है, ये मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।